Hello friends, welcome back in JMS Study Zone. Today we are discuss about new topic of agriculture. Today topic is soil testing. दोस्तों आज के वीडियो में हम एग्रीकल्चर रिलेटेड एक नए टॉपिक सॉइल टेस्टिंग यानी मृदा परीक्षण पर डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो या अभी तक आपने हमारा चैनल JMS स्टडी जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों इससे पहले हमने सॉइल साइंस के अंतर्गत जो है 2 वीडियो पहले भी हमने यहाँ पर दिए हुए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इससे उसके अलावा भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हमारे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। उन सब का जो है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सॉइल टेस्टिंग के अंतर्गत यानी कि मृदा परीक्षण के अंतर्गत हम जो है इन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन में रहेगा। दूसरा अवेलेबल नाइट्रोजन। तीसरा टोटल नाइट्रोजन परसेंटेज। चौथा अवेलेबल फॉस्फोरस। पांचवा पीएच एंड छठा जो रहेगा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इन टॉपिक को हम डिस्कस। तो दोस्तों अगर हम सॉइल टेस्टिंग की बात करें, सॉइल टेस्टिंग के अंदर सबसे पहले जो है अगर हम किसी भी मृदा का परीक्षण कर उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। ठीक है, दूसरा उसमें अवेलेबल नाइट्रोजन कितना है, टोटल नाइट्रोजन परसेंटेज कितना है। ठीक है, फिर उसके बाद अवेलेबल फास्फोरस कितना है और अवेलेबल पीएच कितना है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है और अवेलेबल पोटेशियम कितना है। इन टॉपिकों पर यहाँ पर ये चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अवेलेबल कार्बन की, अब अवेलेबल कार्बन क्या है यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, यानी कि जैसे हमारे पास कोई भी सॉइल टेस्टिंग है तो उसमें सॉइल टेस्टिंग के दौरान ये देखा जाएगा कि उसमें कार्बन कितना परसेंट है, उसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट है और उसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट है। ये टोटल आता है ऑर्गेनिक कार्बन के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद अवेलेबल नाइट्रोजन के अंतर्गत देखा जाता है कि उसमें नाइट्रोजन की अमाउंट कितनी है। अब नाइट्रोजन किन किन फॉर्म में वहाँ पर रह सकता है, ठीक है, उन सब का देखा जाएगा वहाँ पर। उसके बाद टोटल नाइट्रोजन परसेंटेज देखा जाएगा। अगर नाइट्रोजन वहाँ पर जैसे पोटेशियम नाइट्रेट अगर KNO3 के फॉर्म में रहेगा उसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है। ठीक है, अब अगर वो नाइट्रेट के फॉर्म में रहेगा या MnO4 यानी कि अमोनियम के फॉर्म में रहेगा वहाँ पर भी नाइट्रोजन की परसेंटेज को चेक किया जाएगा। तो टोटल नाइट्रोजन परसेंटेज वहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद अवेलेबल फॉस्फोरस देखा जाएगा। ठीक है, फॉस्फोरस कितना परसेंट है। अब फॉस्फोरस जो है कई फॉर्म में रह सकता है, ठीक है, या सल्फेट के फॉर्म में भी रहता है। ये जो है जैसे हमारे पास फॉस्फोरस जो है कई सारे फॉर्म, पोटास के फॉर्म में भी रह सकता है। ठीक है, और ये उसके बाद उसकी पीएच वैल्यू देखी जाएगी कि सॉइल की पीएच वैल्यू कितनी है। अगर लेस देन 7 है तो वो एसिडिक होगा, अगर मोर देन 7 है तो वो जो है बेसिक होगा, और उसके बाद अगर 7 के आसपास न्यूट्रल होगा। इसी तरह से फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखी जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में देखेंगे जो घुलनशील जो लवण है या जो उनकी जो वैद्युत चालकता है वो कितनी है। इन सबको देखने के बाद ही पता चल जाता है कि सॉइल टेस्टिंग कि वो सॉइल कैसी सॉइल है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक अमाउंट है, कौन कौन सा उसमें नाइट्रोजन है, कितना उसमें फॉस्फोरस है, कितनी उसकी पीएच है। इसके अकॉर्डिंग है फिर उस सॉइल में ये देखा जाता है कि इसमें कौन सी क्रॉप जो है अच्छी हो सकती है। तो इसी को जो है सॉइल टेस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, अब सॉइल टेस्टिंग करने के लिए क्या मेथड हो सकता है उस पर डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल। ठीक है, मृदा के जो नमूने हैं उनको एकत्रित करने की विधि कैसे, अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो उसका सैंपल कैसे लिया जाए। ठीक है, इसमें पहले हम ये देखेंगे हाउ टू कलेक्ट सॉइल सैंपल, सॉइल का कैसे सैंपल लें, उसके लिए सैंपल कैसे कलेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद क्या सावधानी उसमें रखी, क्या प्रिकॉशन रखी जाए, और उसके बाद जो है कैटेगराइजेशन ऑफ सॉइल टेस्ट रिजल्ट। उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसमें क्या क्या चीज़ें हम देखना हमें चाहिए, तो इन पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अब पहले हम बात करेंगे हाउ टू कलेक्ट सॉइल सैंपल, पहले इस पर डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉइल
हाउ टू कलेक्ट सॉइल सैंपल। ठीक है। अब अगर पूरे खेत में अगर सॉइल टेस्टिंग के लिए हम अगर सैंपल लेने के लिए ये देखा जाता है कि अगर पूरे खेत में वही फसल ली गई हो या एक से समान मात्रा में उर्वरक डाले गए हों, ठीक है, फसल की पैदावार जो बढ़वार है वो एक सी रही हो, ठीक है, ज़मीन समतल है या नहीं है, स्वरूप देखने में कैसी लगती है, इन संपूर्ण से अगर खेत एक ही जैसा है, मतलब सब जगह समान है, एक ही टाइप की फसल भी हो रही है, एक ही टाइप का उसमें जो है उर्वरक भी डाला गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, संपूर्ण खेत में से जो है एक ही जो है सैंपल ले सकते हैं। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर खेत को जो है समान गुण वाले जो संभव भागों में बांट कर उनसे अलग अलग नमूने लेने चाहिए। जैसे हम पूरे खेत फील्ड को जो है 4 भागों में भी बांट सकते हैं। ठीक है। फोर फोर कैटेगरी में हमने मतलब 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। उसके बाद अगर 1 हेक्टेयर का खेत है तो उसको जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, या एक ही सैंपल अगर सब जगह एक जैसा है तो एक सैंपल ही ले सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसके लिए रैंडम सिलेक्शन करेंगे। रैंडम मतलब कभी कहीं थोड़ा कहीं से मिट्टी ले लेंगे, थोड़ा कहीं से मिट्टी ले लेंगे। ऐसे जो है 15 से लेके 16 पॉइंट को हम जो है वहाँ पर जो है करेक्ट कर लेंगे, यानी कि चिन्हित कर लेंगे उनको, उसी वहाँ से जो है हम मिट्टी को लेंगे। अब इसके लिए सैंपल लेने के लिए क्या करेंगे, एक बी आकार की, ठीक है, बी शेप में जो है इस टाइप के अंग्रेजी के बी शेप में जो है ये लगभग 20 से 30 सेमी का एक जो है गहरा गड्ढा खोद लेंगे। ठीक है। 20 सेमी में गहरा गड्ढा खोद लेंगे। अब उसको जो खुरपी की या खुरपी की सहायता से, कुदाल की सहायता से ऊपर से नीचे तक की जो है 1.5 सेंटीमीटर जो है सेमी जो है समान मोटाई की दोनों बगलों की तिरछी परत निकाल लेंगे। ठीक है। यानी कि यहाँ से 1.5 अगर से बी आकार का एक गड्ढा खोदेंगे, उसमें से जो है 1.5 सेंटीमीटर जो है मिट्टी निकाल लेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि हमने उर्वरक डालने के बाद, अगर आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे पास अगर कारणवश बुआई कर रखी है, ठीक है, बुआई के पूर्व अगर नमूने हम नहीं ले सकते हैं, नहीं ले पाए, तो हम खड़ी फसल में भी जो है उर्वरक डालने के पूर्व जो है पंक्तियों के बीच बीच में नमूने ले जा सकते हैं। ठीक है। नमूने हम ले सकते हैं। जैसे अलग अलग जो रोज होती हैं फसलों के बीच में अलग अलग रोज होती हैं, उस दौरान भी हम क्या कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं। खड़ी फसल में उर्वरक डालने से पहले लेना चाहिए हमें। अब फिर हम क्या करेंगे, जब हमने सैंपल ले लिए हैं, अब सैंपल लेने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है उन जितने भी हमने जो अलग अलग जगह रैंडम जो हमने 15-16 जगह से मिट्टी ले रखी है, उनको जो है एक साफ कपड़े में या साफ मोटा कपड़ा लें, या हमारे पास कागज़ या पॉलीथीन के टुकड़े में जो है उड़ेल कर जो है सब मिट्टियों को जो है खूब मिलाया जाता है। उसमें से जो कंकड़ पत्थर जो घास फूस आदि के जो टुकड़े होते हैं उनको तो बाहर निकाल कर फेंक देंगे, और मिट्टी के ऊपर से जो है थपथपा कर जो है समान मोटाई की परत बना लेंगे। ठीक है। और गोलाई में कर लें, और गोलाई को जो है 4 बराबर, जैसे हमने इसको गोलाई में कर लिया, ऐसे ऐसे गोलाई में कर लिया, गोलाई को जो है 4 भागों में बांट लेंगे ऐसे। ठीक है। और आमने सामने के 2 भागों को तो ऐसे फेंक देंगे, जैसे इसके सामने का ये भाग 2 भाग हमने फेंक दिया, बाकी जो है 2 भाग बचे रहे, ऐसे दो पार्ट बचे रहेंगे। जैसे हमने क्या किया यहाँ पर, ऐसा एक मिट्टी के सब मिट्टी को मिला के जो है इस टाइप का शेप बना लिया, उसमें 4 भागों में बांट लिया। ये 2 पार्ट हमने यहाँ से आमने सामने के फेंक दिया, अब 2 पार्ट हमारे पास बच गए। ठीक है। अब जो अब हमने इस प्रक्रिया को दोहराते रहें जब तक कि अंत में केवल जब इसको बार बार दोहराने के बाद जब हमारे पास ये 2 पार्ट रह गए, इन दोनों पार्ट के भी फिर गोले बनाएंगे, हम फिर 4 भाग बनाएंगे। ठीक है। फिर 4 भाग बनाएंगे, तो ऐसा करते करते हम तब तक इसको करते रहेंगे जब तक कि 500 ग्राम ही हमारे पास मिट्टी रहे, यानी कि आधा किलो लगभग वजन की मिट्टी रह जाए, बाकी जो है सारा जो है फेंक देंगे। इतने में ही जो है पूरे नमूने का वो प्रतिनिधित्व कर लेगा। ठीक है। अब पौधों की जो जड़ें होंगी, क्योंकि हम इतना ही क्यों लेंगे, क्योंकि जो पौधे की जो जड़ें होती है वो औसतन जो है 20 से 25 सेमी तक की मृदा में अंदर जा सकती हैं। ठीक है। उन्हीं पोषक तत्वों का उपयोग भी करते हैं, उससे ज़्यादा कोई जाती भी नहीं है, और उससे नीचे की जो भी पोषक तत्व होते हैं वो उसका उपयोग भी नहीं कर पाती हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सावधानी की। अब मिट्टी के सैंपल लेते समय, मृदा के सैंपल लेते समय क्या क्या जो है सावधानियाँ करनी चाहिए। ठीक है। प्रिकॉशन की बात करें, एक तो जो है मिट्टी के जो नमूने जो अब इस प्रकार से इकट्ठा करेंगे, ठीक है, कि जब एक तो उस समय इकट्ठा करेंगे जब खेत सूख कर तैयार कर लिया जाए। ठीक है। प्रयोगशाला में भेजने से पहले उर्वरक आदि राख के उसके कोई भी संपर्क में ना आ सके। मिट्टी में उस समय कोई उर्वरक नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें राख आदि का जो है उसमें मिक्सचर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब असाधारण स्तरों जहाँ पर कि पुरानी मेड़ रही हो, ठीक है, या उसमें कभी उधर पे बीज ना पड़ते हों,
देसी खाद के ढेर लगे हों, वहाँ पर बहुत सारा हमने पहले जो गोबर की खाद इकट्ठा की हो, तो उस जगह से नमूने बिल्कुल ना लें। ठीक है। और नमूना लेने के लिए दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि वो रैंडमली नमूने लिए जाए। ठीक है, अलग अलग जगह से, कोई भी फिक्स हमारा ये नहीं कि हम रोज़ वहीं से ले रहे हैं, हम अलग अलग रैंडमली जगह से रैंडम प्रोसेस को अपनाएंगे। इसका मतलब हम कहीं से भी जो है उस स्थान आकस्मिक हम कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब फिर लास्ट में देखेंगे हम कैटेगराइजेशन ऑफ सॉइल टेस्ट रिजल्ट। अब जो सॉइल का जो टेस्ट आया उसका, जो भी सॉइल हमने सैंपल लिए उसके बाद उसका जो टेस्ट में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। ठीक है, पहले तो हम उसमें ऑर्गेनिक कार्बन देखेंगे। ऑर्गेनिक कार्बन जो 0.5% से अगर कम है, ठीक है, कम से कम इतना तो होना चाहिए, 0.5% से कम नहीं होना चाहिए। और 0. अगर वो मध्यम है, मीडियम में है, 0.5 से लेकर 0.75% में है तो उसको मीडियम मानेंगे। अगर 0.75% से भी अधिक है तो फिर उसको हम हाई जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखेंगे। अब फॉस्फोरस का भी देखेंगे हम, पर किलोग्राम पर, मतलब फॉस्फोरस जो है कितना किलोग्राम है पर हेक्टेयर में। अगर 10 से कम है, ठीक है, अगर लो है तो 10 से कम में लो रखेंगे, अगर 10 से 25 के बीच में है तो मीडियम रखेंगे, अगर 25 से अधिक है तो हाई में रखेंगे। अब ऐसे पोटेशियम का देखेंगे, पोटेशियम पर कितना किलोग्राम पर हेक्टेयर में पोटेशियम है। अगर 120 से कम है तो लो में रखेंगे, 120 से 280 के बीच में है तो मीडियम में रखेंगे, 280 से भी अगर वो अधिक है तो उसको जो है किस में रखेंगे, ठीक है, उसको जो है हाई में रख देंगे। उसके बाद अब का पीएच देखेंगे, अगर 6 से कम है, ठीक है, 6 से भी कम है तो उसको हम एसिडिक में रखेंगे। ठीक है। और उसके बाद अगर 8.6 से लेके 9.0 के बीच में है तो उसको जो है स्लाइटली एल्केलाइन में रखेंगे। ठीक है, अम्लीय यानी कि अल्प क्षारीय होगा वो। अगर 9 से भी अधिक है, 9 से भी अगर अधिक है तो उसको जो है अधिक क्षारीय में रख देंगे। अब वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर उसमें हम वो भी देखेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं। ठीक है, उसको डेसी साइमन पर मीटर में इसको हम जो है कैलकुलेट करते हैं, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। अगर 1.0 से कम है, ठीक है, तो अगर तो वह तो बीजों के अंकुरण के लिए वो नाजुक होता है। ठीक है, अगर 2.0 से लेके 3.0 तक यानी 2 से लेके 3 के बीच में है तो यह फसलों की वृद्धि के लिए नाजुक तो होता है लेकिन लवणता सहन नहीं कर सकती है। अगर 3 से भी अधिक है तो अधिकांश फसलों के लिए तो फिर ये ज़्यादा नाजुक हो जाता है। तो वैद्युत चालकता जो है 1 पॉइंट से कम ही रहनी चाहिए। ठीक है, 1 से भी अगर कम है तो इसका मतलब सामान्य है, उसमें जो है फसल उग सकती है। तो इन चीज़ों का हम जो वहाँ पर मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉइल में ये देखेंगे। अगर किसी मृदा का हम परीक्षण कर रहे हैं तो हमें इतनी चीज़ें हम वहाँ पर जो है उसमें देखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सॉइल साइंस से रिलेटेड कलेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल यानी कि सॉइल टेस्टिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जल्दी से जो है जेएमएस स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।